आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 और प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, हमने प्रश्नावली 3 के 4 क्वेश्चन को हल कर लिए। ठीक है, और इसमें आज कुछ इन सभी क्वेश्चनों को ना आज हल करेंगे, फटाक से करेंगे। ठीक है, तो 5 से शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हल करके 6 क्वेश्चन हल करके देखेंगे आज। और ठीक है, क्या कहते हैं, हल। और ये हमारे प्रश्नावली 3 का कितनी, इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन को हम इन दोनों फार्मूलाओं से हल करें। ठीक है, और आज इन दोनों फार्मूला का यूज़ होगा और ये इसका यूज़ होगा, ए एन और ए एन को एल कहते हैं, इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसी प्रश्न से शुरू होगा और कई ऐसे प्रश्न आएंगे। अंतिम पद दिया रहेगा, तो इस दोनों फार्मूले में क्या है, एल को हम क्या अंतिम पद मानते हैं। और हम जब ए एन या एल दिया रहेगा तो एन ज्ञात करने के लिए हम ए एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रश्न से देखते हैं कैसे होगा। इसमें देखो, ये 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 दिया है। ठीक है, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 है, अंतिम पद। ठीक, यहाँ तक हम ये नहीं समझ पाए कि अंतिम पद को एल मानेंगे या ए एन। ठीक है, शुरू में तो ए एन मानेंगे, लेकिन यदि सार्वंतर डी है, 9 है, ठीक, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब एन पदों की संख्या कितनी है। इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जब योग लिखा है और समांतर श्रेणी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये अंतिम पद जो है एल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे ही दिया है, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, एल बराबर 350 है। ठीक है, लेकिन एल एक्चुअल में किसका वैल्यू है बताते आए हुए। देखो यहाँ से शुरू हो, यहाँ से देखो, इस ब्रैकेट वाले को देखना, ये 2a है ना, उसको a प्लस ए लिख लें। हम a प्लस ब्रैकेट इंटू एन माइनस 1 डी को, इस पूरे क्या है, ये ए एन का विस्तार रूप है। ठीक है, इसको ए एन का क्या है, ये एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। और ए एन को ही अंतिम पद या योग में एल कहते हैं और ए एनवें पद में ए एन कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग के लिए एल यूज होता है और एनवा पद ज्ञात करने वाला फार्मूला दिखाता हूँ। इसे हमने प्रश्नावली पहले में हल किए थे। ये ए एन का फुल फॉर्म देखो, ए प्लस ब्रैकेट इंटू एन माइनस 1 और ये इंटू डी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए एन लिखा है ना, मैंने अंतिम पद लिखा है, ए एन मतलब अंतिम पद। और समांतर श्रेणी का जब योग करेंगे एस एन तो एल यूज होता है, लेकिन अगर एन ज्ञात करनी है, एल से एन ज्ञात करनी है तो हम ए एन को ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया है करके पहले तो लिख लेंगे, दिया है प्रथम पद 17 दिया है। ठीक है, 17, और मैंने ये नहीं लिखा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बराबर 17 दिया है। ठीक है, प्रथम पद, अंतिम पद दे 350, अंतिम पद, चूंकि समांतर श्रेणी लिखा है और योग भी लिखा है, यानी समांतर श्रेणी का योग, तो हमें अंतिम पद एल बराबर लेनी है 350। ठीक है, अभी कुछ कंडीशन आएंगे तब इसको 350 को ए एन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर क्या है, डी है, सार्व अंतर
डी बराबर दिया है 9। तो इसमें कितने पद हैं एन निकालेंगे। इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए यानी एस एन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसी पेज में कर पाए आप कंटिन्यू लिखना। तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या एन बराबर पूछे हमें, ठीक। और इस श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का योग किसे कहते हैं, एस एन को। समांतर श्रेणी का योग एस एन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बराबर इसको भी हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क। अब देखो समांतर श्रेणी, पहले ये देखो इसमें क्या क्या है। देखो इसमें दिया क्या है, प्रथम पद 17 दिया है, अंतिम पद 350 और डी 9 दिया है। तो हम कौन से फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना, एक देखो समझाने के लिए यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। एल दिया है तो हम सबसे पहले सोचेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस एल, ठीक है। लेकिन क्या इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं यहाँ एन ज्ञात करने के लिए, कर सकते हैं। एन ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या एन ज्ञात करनी ना हमें। और दूसरा सूत्र है इसका बड़ा रूप एन 2 अभी समझाता हूं मैं इसको। ये डी देखो हम दोनों फार्मूला का एन ज्ञात करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों, देखो अगर एस एन हमें तो दिया ही नहीं है, ठीक है, हमें ज्ञात करनी है। एन हमें दिया ही नहीं है, तो चूंकि 4 पात्र में से 3 पात्र देना आवश्यक है। हमें इस फार्मूले में ए और एल दिया है, एल और एल दिया है, ए और एल, ठीक है। एन नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है। 2 पात्र में एन की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर एन की वैल्यू 2 पात्र में निकल जाता तो इसका भी वैल्यू निकल आता। सेम वैसा ही इस पात्र में एन ज्ञात करनी है, एस एन भी ज्ञात करनी है हमको। तो इन दोनों फार्मूले से पदों की संख्या एन नहीं निकलेगी। और जब एन हमें नहीं मालूम रहेगा तो एस एन, देखो एस एन क्या है, समांतर श्रेणी का योग है। तो 3 पद यहाँ पर एन यूज होगा, एन निकालने के बाद एन यूज होगा। ये यहाँ पर भी एन निकालने के लिए एन निकालने के बाद एन यूज होगा यहाँ पे, तभी तो एस एन का योग निकलेगा समांतर श्रेणी का। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या बोलते हैं, सूत्र से हम एन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या करनी होती है, अंतिम पद दिया है एल, ठीक है। एल अंतिम पद एल बराबर क्या होता है, चूंकि लिखता हूं मैं, चूंकि अंतिम पद एल बराबर ए एन, ठीक है। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी। एन बराबर दिया है, अतः करके लिखते हैं, इसलिए ए एन बराबर भी, देखो एल और एन दोनों बराबर है, तो एल का मान जब 350 है तो ए एन का मान भी 350 होंगे। अब यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, फार्मूला क्या है, ए एन का सूत्र, ए हमें दिया है, ठीक है, और डी हमें दिया है और ए एन दिया है, यानी 3 पात्र हो गए। देखो सूत्र में 3 पात्र हो जाएंगे। देखो ए है, ठीक है, ये ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। देखो इसमें कितने पात्र है, 1 2 एन करके 3 और ये डी करके 4। और देखो ए एन दिया है 350, ए दिया है
ये 17, ठीक है। एन हमें ज्ञात करनी है, 2 पात्र दिए और एक तीसरा डी भी दिया। इस तरह 3 पात्र हो गए, एन निकल आएगा, ठीक है। तो में मान रखने पर, ठीक है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे। एन दिया 350, ए बराबर दिया है 17 प्लस एन हमें ज्ञात करनी, तो एन -1। हमेशा अगर एन है तो एन -1 लिखेंगे, ठीक है। डी दिया है 9, अरे ये 9 ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ये 9 है। और उसके बाद इसको और आगे हल करते हैं। 17 क्या है, प्लस में इधर ला लेंगे, यूँ कहूँ कि -17 प्लस में है तो बराबर, ये प्लस है, प्लस रहने दो और इसका गुणा करा देते हैं। 9 और n का गुणा होगा तो 9n, माइनस है, ये प्लस है तो ऋणात्मक आएगा, 9 एकम 9, ठीक है। ये अब ये 17 में 50 घट गया तो 333, ठीक है, बराबर 9n - 9। अब इस 9 माइनस क्या, -9 को इधर ला लेते हैं, तो 3 3 3 माइनस है तो इधर प्लस, बराबर 9n। और क्या होगा, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिलाई 1 और ये 3 4 और ये 3 का 3 4, 342 बराबर 9n। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9n बराबर 3 4 2। अब n बराबर आएगा 3 4 2 बटा 9। n बराबर लिखो अब 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 34 से जब छोटा है, 9 तिया 27, 3 इधर और 4 इधर, 7 बच गया, 7 यानी 72 और 9 अट्ठे 72। तो इस तरह n की वैल्यू कितनी आई, 38। हमें पूछा भी गया है ना, ये हमारा एक आंसर है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या, इसमें कितने पद है बोला, तो पदों की संख्या n क्वेश्चन मार्क है, एक हमारा निकल गया, n बराबर 38। अब जब हमें n की वैल्यू दिया है, देखो अब आप n की वैल्यू दिया है ना, तो अब इस दोनों समीकरण को आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपने कॉपी में इसे किया हूँ, ठीक है। a हमें दिया है, d हमें 9 दिया है, n हमने अभी 38 निकाल लिया, तो अब SN भी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इससे अच्छा सरल है, क्योंकि हमें L दिया है, L दिया ना अंतिम पद 350 और A भी दिया है 17, n हमने 38 ज्ञात कर लिए, अब SN भी ज्ञात कर सकते हैं। अब दोनों आप चुन सकते हो, चूँकि अंतिम पद L दिया तो आप इस फार्मूले को चुन सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यहीं पे लिख दूँ, देखो, और क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का योग, अतः SN बराबर इस फार्मूले के लिख रहा हूँ ना, ठीक है, n/2, क्योंकि ये सरल है ना, सीधा L दिया है और प्रथम और अंतिम को जोड़ देंगे, फिर इधर गुणा करा देंगे, A + L, ठीक है, में मान रखने पर, इसमें मान रखते हैं, SN को लिखा मैंने, SN बराबर n कितना निकाला भी 38, तो 38/2, ये बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगता है, मैं बड़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। A बराबर कितना दिया है 17, A बराबर 17, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद दे 350, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखो
ए बराबर 17 प्लस 350, अंतिम पद एल बराबर 350, ए बराबर 17। अब एसएन बड़ा सरल है, मैंने अपने कॉपी में इस फार्मूले से हल किया। ठीक है, आप दोनों को हल कर सकते हैं, दोनों एक ही समान आंसर देंगे। अब ये क्या, 38 का 2 से भाग चला जाएगा तो 19, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और 7 का 7, 5 और 1 6, 3 का 3। अब दोनों के बीच गुणा है। ठीक है, एसएन बराबर 19 गुणा में 3 6 7। अब इसका गुणा कराते हैं, गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा वो एसएन का वैल्यू होगा जो हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहीं पे गुणा कराता हूँ मैं। यहाँ पे एसएन बराबर, यहाँ पे ना आंसर लिख देंगे, यहाँ पे गुणा कराता हूँ। ठीक है, पहले 9 से इधर उल्टा कर दिया, भले 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल है 6, 9 छक्के 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल है फिर 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33। अब 1 का गुणा 7 6 3 प्लस कर देते हैं, 3 का 3, 7 का 7, 6 और 3 9 और 3 3 6। तो इसका आंसर आया 6 9 7 3, और बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, देखो हमें दोनों आंसर आपको यहीं पे मिल गए, एन बराबर 38, एस एन बराबर 6973, हमें यही पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा फार्मूले को देख के यूज़ करना है कि हमें क्या निकालनी है। ठीक है, अंतिम पद एल दिया रहेगा तो हमेशा एन निकालने के लिए हमेशा यही हल करेंगे, एन का फुल फार्मूले में, यानी एनवे पद का फार्मूले में। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में, अभी और आएंगे, दिखाता हूं मैं। देखो छठवां, शायद इसमें भी है, और ये प्रश्न यह है, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच, ठीक है, यानी 2 से 99 तक, बीच बोला है तो 2 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करनी है जो 3 के गुणज हो। अब यहाँ पे कहीं पर क्या है, योग तो लिखा है, यहाँ पे केवल योग है ना, मैं फल अपने आप डाल दिया, जो 3 के गुणज हो। इस प्रकार के प्रश्न अगर मिल गए और आपको पता नहीं चला कि समांतर श्रेणी बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप इतना तो जानते हो कि समांतर श्रेणी में पदों को जोड़ा जाता है, तो आप इस प्रकार के जब भी प्रश्न मिलेंगे तो समांतर श्रेणी से योग करना है, अगर योग लिखा है तो। ठीक है, तो पहले तो इसमें समांतर श्रेणी बनाना होगा जो 3 की गुणज है। ठीक है, तो दिया है करके लिखो, 1 से 100 के बीच प्राकृतिक संख्या, तो दिया है 1 और 1 से लेकर 100 तक नहीं, 1 से 1 और 100 के बीच संख्याएं जो 3 के गुणज है, 3 के गुणज यानी 3 से जिनका गुणा है। ठीक है, 3 से गुणा होता है, तो पहला तो 3 का जिनके साथ गुणज हो, मतलब पहला 3 है। ठीक है, एक क्या है, 3 के गुणज में नहीं है। 3 के गुणज मतलब कैसे, ये समझाता हूं पहले।
ये प्रश्नावली 2 का है, ठीक है। 3 के गुणज यानी देखो अगर हम 1 को लेंगे तो ये क्या है, 1 केवल 1 से ही जाएगा, 2 केवल 1 और 2 से जाएगा, यानी 2 क्या है, 2 का गुणज में है, 1 क्या है, 1 के गुणज में है। लेकिन 3 क्या है, 3 से जाएगा और 1 से, ठीक है। यानी ये 3 कह रहा हूं मैं कि 3 में क्या है, 3 छुपा है, गुणा में 3 छुपा है 1 के साथ। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 में 3 छुपा है क्या, नहीं, 1 गुणा में 4 है, यानी ये 2 गुणा में 2, ऐसा ही कुछ इस प्रकार से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गुणज है पहला पद 3 ही होगा, और 3 के गुणज कहा गए ना, तो 3 3 3 3 प्लस 3 जोड़ते जाओ, 3 का 6 और 6 में फिर 3 जुड़ गया तो कितना होगा, 9। तो इस प्रकार से समांतर छड़ी बनेंगे। या देखो ये 3 के गुणज में 1 गुणा में 3 तो 3 आएगा, यहाँ पे देखो 2 गुणा में 3 है, यानी ये जो 3 है ना वो गुणा में है ना 6 का क्या गुणनखंड है, गुणनखंड। यहाँ पे 3 गुणा में 3 कर दूंगा, देखो 3 क्या है, 9 के गुणज में है। यानी कहूँ कि जब 9 को जब हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे 9 का, तो 3 आएगा। या यूं कहूँ कि 3 का गुणज यानी 9 जो है वो 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। वह संख्याएं जो 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा वह होता है गुणज में। तो अगर मैं कहूँ 16 तो ये 3 से पूरी तरह से नहीं जाता, अगर मैं कहूँ 15 तो ये 3 से पूरी तरह से चला जाता है, 3 एकम 3 3 पंचे 15। तो कहीं न कहीं इस 3 में क्या है, 15 में क्या है, 3 छुपा है, जैसे 5 गुणा में 3 बराबर 15 ही होगा। तो ये गुणा में 3 छुपा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 3 की गुणज पूछा जाए तो वह संख्या जो 3 से पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे दिया है, ठीक है, 1 और 100 के बीच संख्याएं जो 3 के गुणज में है, तो वो है 3 6 9, डॉट डॉट करेंगे, सबको तो लिखते नहीं रहेंगे। और लास्ट देखेंगे 100 के पहले 99 क्या है, 3 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो इस तरह से कैसे लिखूं कि 1 और 100 के बीच की संख्या है जो 3 के गुणज है, प्रथम पद 3, द्वितीय पद 6, तृतीय पद 9, डॉट डॉट करके अंतिम पद 99 है, जो एक समांतर श्रेणी बनाती है, ठीक है। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी बन गई तो हम प्रथम पद 3 मानेंगे, 99 अंतिम पद 100 में से बोला ना, 100 और 100 में से नहीं बोला है, 1 और 100 के बीच में बोला है, ठीक है। तो 3 और 99 1 और 100 के बीच में आते हैं। अंतिम पद ये एल है, ठीक है। क्योंकि योग कहा है तो हमें अंतिम पद एल लेनी होगी। तो चलो पहले देखते हैं प्रथम पद क्या क्या है। प्रथम पद ए बराबर 3, क्योंकि दूसरा पद भी प्राप्त है तो हमारा सार्व अंतर डी बराबर 6 में, ये 6 में 3 घटा देंगे तो आएगा 3, ठीक है। और ये अंतिम पद एल बराबर दिया 99,
ठीक है। और क्या क्या दिया इसमें, हमेशा सार्वंतर क्या है, जो गुणज बोले जाते हैं वही होता है उसका सार्वंतर, ठीक है। और इसमें और क्या क्या दिया है, बस इसमें कुछ नहीं दिया, योग करनी है। अब योग करने के लिए मैं फिर वही फार्मूला दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ए एल बस दिया है और डी दिया है, लेकिन देखो एन नहीं दिया है, यहाँ पे एन नहीं दिया है, देखो एन नहीं दिया ना तीनों में, ए दिया है, एल दिया है और डी दिया है। लेकिन फार्मूले, दोनों फार्मूले को देखो, एस एन ज्ञात करनी है हमें, लेकिन एन का होना आवश्यक है। अगर एस एन दिया होता, एन नहीं दिया होता तो हम एन ज्ञात कर लेते, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या है, हमें योगफल ही ज्ञात करनी एस एन, ठीक है, समांतर श्रेणी का। लेकिन यहाँ पे एन भी नहीं दिया है और हमें ज्ञात करनी एस एन, यानी दो पात्र नहीं दिए हमारे इस फार्मूले से, एस एन नहीं दिया है और एन नहीं दिया है, दोनों में नहीं दिया है, ठीक है। तो जब दो नहीं दिए हैं तो एक तो ज्ञात करेंगे ही, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे, तभी तो एस एन ज्ञात कर पाएंगे। इसमें पूछा भी गया योगफल यानी एस एन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर हमें ज्ञात करनी है। अब पता चला, तो अब हम एस एन में क्या है, एन होनी जरूरी है, प्रथम पद होनी जरूरी है, डी होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें भी हम दोनों फार्मूले को यूज करके हल कर सकते हैं, लेकिन एन हमें ज्ञात करना है। तो मैं अतः एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करने हेतु, ठीक है, हेतु चूंकि एल बराबर ए एन, इसलिए ए एन बराबर होगा, एल बराबर 99 दिया है तो यहाँ पे एन एन बराबर 99 होगा, ठीक है। अब 99 होगा। अब हम यहाँ से देखो इस फार्मूले में क्या है, सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ये देखो इस पात्र में, इसमें चार पात्र है, 1 2 3 4, और ए एन दिया है, ए हमें दिया है 3, एन हमें ज्ञात करनी, ठीक है, डी भी दिया है हमको 3। इस तरह से इस फार्मूले में हमें क्या कहेंगे, 3 पात्र मिल गए, लेकिन इस फार्मूले से हम 3 पात्र प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। एन ज्ञात करेंगे अब इसी फार्मूले से। तो हमेशा सोचना अंतिम पद है तो एल कैसे ज्ञात करनी, तो बड़ा आसान है यहाँ से, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी प्रथम पद ए और डी दिया होना आवश्यक है। 3 पद होनी चाहिए, हमेशा कह रहा हूँ मैं, 3 पात्र तो चौथा निकाल आएगा, 2 पात्र में कभी भी कुछ नहीं निकलेगा, केवल समीकरण बस बनेगा। तो इसमें मान रखते, ठीक है, 99 बराबर ए बराबर दिया है 3, ये प्लस एन ज्ञात करनी है, डी बराबर दिया है, ये देखो ये 3 99 बराबर ये 3 क्या है, इसके साथ अभी कट जाएगा, देखना 3 और ये प्लस 3 एन माइनस 3, ठीक है, 3 एकम 3। कैसे किया, 3 तो उतार दिए, प्लस के प्लस, एन माइनस 1 का 3 के साथ गुणा किया, 3 और एन का गुणा 3 एन माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, 3 एकम 3। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार, 3 ये माइनस
ये 3, ठीक, एक साथ लिख लिए। और ये +3n है, सामने वाले चिन्ह को उठाया जाता है या उसका माना जाता है। ये 0 हो गए, ठीक है, प्लस में एक माइनस में, तो 99 बराबर होगा 3n। अपने बुक में क्या करता था, एक बार 3 को इधर फिर लाता था, उसके बाद फिर 3 को इधर लाके जोड़ता था, +3 को यहीं से कर दिया करता था, या यहीं से, ठीक है। तो मैं सोचा इसी पक्ष में ये चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n बराबर 99, n बराबर आएगा 99 बटा ये 3, क्योंकि 3 गुणा में तो उधर आके भाग बना लिए। n बराबर आया 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, n की वैल्यू निकल आई। अब आप जिस भी फार्मूले में क्या कहते हैं यूज़ करो इसको हल करने के लिए, क्योंकि दोनों फार्मूले, अब इस दोनों फार्मूला यूज़ हो जाएंगे दोनों में, क्योंकि इसमें एल दिया है तो यहाँ डी भी दिया इसमें, ठीक है। प्रश्न में जब एल और डी दिए हैं तो दोनों फार्मूले यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर डी बस दिया है तो बड़ा वाला होगा, एल बस दिया है तो छोटा वाला होगा। अंतर सिर्फ एल और डी का है, डी बड़े वाले में है, एल छोटे वाले में। तो चूंकि अब एल दिया है तो इसको हल करना आसान होता है, तो लिखता हूँ मैं, अतः एस एन बराबर n बटा 2 छोटा वाला ब्रैकेट प्लस एल में मान रखने पर, ठीक है। एस एन हमें ज्ञात करनी है, देखो एस एन हमें ज्ञात करनी है। एस एन क्या है, समांतर श्रेणी का योग है, बराबर एन हमें अभी ज्ञात किए, एन बराबर, इसको आंसर लिख सकते हैं, एन बराबर 33, ठीक है। एन बराबर 33 बटा 2, ए बराबर दिया है, ये देखो ये 3 प्लस ये प्लस है तो एल का वैल्यू दिया देखो 99, और आप इस फार्मूले से भी हल कर सकते हो, बताया ना ये वाला, इस फार्मूले से भी हल कर सकते हो। चूँकि हमें एल दिया है तो फटाक से हल हो जाएगा। बराबर ये 33 क्या है, 2 से नहीं जाएगा तो दशमलव में कभी भी नहीं लेना, 3 और 99 100 और 2 बच गए तो 102, गुणा में 102। अब इस स्थिति में कैसे हल होता है, एक भिन्न है एक पूर्णांक संख्या है और आपस में गुणा में, ठीक है, ये गुणा में, तो इस संख्या के क्या है, अंश के साथ गुणा होगा और या इसी संख्या का हर के साथ भाग होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ गुणा ये, और चूंकि 33 क्या भाग में है, ऊपर ये गुणा कर लेगा 102 तो पूरे का बटा 2 हो जाएगा, तो इसलिए भाग बनाता है ये, ठीक है। तो ये 2 से चला जाएगा तो यहीं से 2 निपटा देते हैं, तो 51, ठीक है, 2 और क्या है 5, और ये एक बार में कटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं दिखता। अब यहाँ पे मैं एस एन बराबर लिखता हूँ और इसको गुणा कराता हूँ मैं, ठीक है, और 5 1 का गुणा कराता हूँ 3 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, सेम टू सेम और लिख देते हैं, 3 5 3 8, 5 और 1 6, 1 16 83, ठीक। तो इसका आंसर है 1683, मतलब 1683, और यही हमारा आंसर है क्योंकि यही पूछा गया है, समांतर श्रेणी का योग, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है, फटाक से करते हैं, 2 ही में आधा घंटा हो गया, ठीक है। ये सेम टू सेम प्रश्न है 7वां, देखो इसमें क्या है ना, इसमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का, विषम मतलब 0 और 50 का है ना, तो विषम कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 3 5 7 ऐसे है, ठीक है। और 50 के बीच लास्ट में पीछे जाएंगे 50 के तो 49 क्या विषम है, 50 सम हो जाएगा,
तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कार्य करना है और सेम टू सेम वही चीज़ दिया है। तो मैं इसको ना क्या क्या दिया है करके लिख देता हूँ, उसके बाद ना आप इसको हल करके देखना। तो दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं विषम संख्या क्या है? 0 0 और 50। 0 को नहीं लेना है, 0 ना सम है ना विषम है, ठीक है। ये एक विषम है, ठीक है। विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं जाता, ठीक है। 1 के बाद क्या? 3 यानी, और ये 5, 4 को छोड़ दिए, 6 2 से चला जाता है, 7 को ले लिए, डॉट डॉट कर दिए। 50 2 से चला जाएगा, 50 के एक नीचे जाएंगे तो 49 2 से नहीं जाता। विषम संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी बनाती है, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी बनाती है, देखो तो हमें a बराबर क्या निकला? 1, ठीक है। d बराबर क्या निकलेगा? 3 में, ये 3 में 1 घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 2। और ये अंतिम पद दिया है l, चूंकि योग लिखा है ना तो अंतिम पद को l लिखेंगे, ठीक है। तो ये 49 दिया है। सेम टू सेम छठा क्वेश्चन जैसा ही है। अब हमें ज्ञात करने विषम संख्याओं का योगफल, तो SN बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो आप सेम टू सेम ये करना, L बराबर AN लेना, फिर बराबर ये 49 है, ठीक है। सेम टू सेम जहाँ पर जैसे लिखा है वैसे लिखना। उसके बाद N निकलेगा, बहुत सरल है, ठीक है। N निकलेगा, N के बाद आप उसी छोटे वाली क्या कहते हैं सूत्र से हल कर लेना। सेम टू सेम छठा जैसा है, ठीक है। अब मैं 8वां दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है ना, हमें वही झंझट करना पड़ेगा जो विलोपन विधि हल करते हैं और a और d की वैल्यू ज्ञात करते थे ना प्रश्नावली 2 1 में 2 में 1 में जी 1 में, वैसा ही यहाँ पर भी है। इसके 9वां प्रश्न भी वैसा ही होगा, क्योंकि हमें a और d नहीं मालूम है तो समीकरण बनाएंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ये 8वां प्रश्न इस प्रकार है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी पदों की संख्या दिया है n मतलब पदों की संख्या क्या है? n दिया है 51, यानी 51 पदों को ज्ञात करना है। यानी n दिया है, SN ज्ञात करनी है। लेकिन देखो जिसका दूसरा पद 14 है, यानी हमारा पहला समीकरण बनेगा, ठीक है। और तीसरा पद क्या है? 18 है। सेम टू सेम करना है, घर आना नहीं, बड़ा आसान है ये। देखो कैसे करना है। दिया है ये 51 पदों का योगफल, ठीक है। दिया है, या हम माना करके लिखेंगे, इसमें दिया है या माना कि प्रथम पद a व सार्व अंतर d है, तब क्योंकि हमें समान श्रेणी लेंगे ना, ठीक है। तो दिया है में क्या है? n बराबर दिया है, देखो 51 पदों की संख्या कितना दिया है? 51, और हमें योग ज्ञात करनी 51 पदों का। ये n बराबर है, ठीक है, यहाँ पे n लिख लेना, और SN ज्ञात करनी हमको, तो क्वेश्चन मार्कर लिख लेते हैं। लेकिन n
यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। देखो इसमें क्या है ना, हम ना डी सार्वंतर डायरेक्ट ये ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ। देखो दूसरा पद लिखा है 14 और तीसरा पद लिखा है 18, ठीक है। ये A1 A2 और A3 ये क्या समांतर श्रेणी है। दूसरा पद दिया है इसमें 14 और तीसरा पद दिया 18। हम आगे वाले पद को पिछले पद में घटाते तो डी निकल आते, ठीक है। समांतर श्रेणी ही है। तो 18 में क्या है, या A3 माइनस A2 करेंगे तो डी की वैल्यू निकल आएगी। 18 माइनस 14 तो कितना आएगा? 18 में 14 घट गया तो ये 4 आएगा। लेकिन हमें एक ज्ञात करने के लिए क्या है, इन दोनों का समीकरण बनाना होगा, कम से कम एक। अभी बता रहा हूँ, फिर मैं इसको ना कैसे हल किया था मैं अपने कॉपी में वो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अब हमें डी भी मालूम हो गया, ठीक है। डी और ए हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ए नहीं मालूम है, डी हमने निकाल लिए। तो ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद ना A2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी होता है। दूसरा पद दिया है, ये 14 दिया है, ठीक है। दूसरा पद A प्लस डी कितना दिया है? 4। अब 4 को इधर ला लो, 14 माइनस 4 बराबर A। यानी A की वैल्यू कितनी आई? 14 में 4 घट गया तो A बराबर आएगा 10 और D बराबर हमें प्राप्त हुआ 4। तो हमें दूसरे पद का क्या है, समीकरण को लेना होगा। दूसरा पद क्या है? दूसरे पद का ये समीकरण है। दूसरा पद दिया है 14 और A बराबर A, D बराबर हमने पहले निकाल लिया, यहाँ से घटा के 4। तो इस तरह से A बराबर हमने 10 निकाल लिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक तरीके से और निकाल सकते हैं D और A का मान। लेकिन हमें ना विलोपन विधि से हल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हल करने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप भटक जाओगे कि अगर हम यहाँ तो सोच लेंगे तीसरा पद 18 दिया, दूसरा पद 14, तो ये समझ जाएंगे कि हम 4 निकाल लेंगे डी बराबर। अब एक हाथ से निकालेंगे तो आप किसी एक पद को नहीं सोच पाएंगे कि दूसरा के लिए, चाहे तीसरा को लो, किसी को भी ले सकते हो, इस फार्मूले से ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम ना विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। देखो कैसे हल करेंगे ताकि ए और डी आसानी से निकलते आए। क्योंकि हम ए और डी विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण, फिर विलोपन विधि से हल करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आसानी से निकल आ जाता है। और यहाँ पे हमें सोचना पड़ा यहाँ पे ए कैसे निकालनी है, तो इस प्रकार से आप नहीं सोच सकोगे पेपर में। और चूंकि हमने क्या है, ऐसा फार्मूला इस विधि का यूज़ किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, एस एन ज्ञात करनी, एन क्या बन दिया, ठीक है। तो दूसरा पद हेतु, ठीक है, तो आगे लिखता हूँ समांतर श्रेणी का दूसरा पद। दूसरा पद मतलब A2, A मतलब A1 मतलब एक पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद। दूसरा पद दिया है 14। A2 का विस्तार क्या है, जैसे A2 मतलब यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, ये A लिख दिया। देखो A लिख दिया, एन है ये, 2 मतलब एन है, तो ये इसी फार्मूले से यूज होगा। तो मैं इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एनवा पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एन का मान हम 2 रख देंगे, तो इस प्रकार की श्रेणी बनेगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है। देखो सेम टू सेम यही कंडीशन उत्पन्न होगा। देखो ए बराबर 14 है, तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, और
A2 मतलब पद दिया है, अंतिम पद, या कहें तो A2 की वैल्यू दिया है, AN बराबर दिया है 14। ठीक है, ये क्या है, AN क्या है, पद का वैल्यू होता है। ठीक है, बराबर A बराबर क्या है, हमें नहीं दिया है, इसे ही हमें ज्ञात करना है, प्लस N, N हमें दिया है और ये 2 है, और मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, N बराबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब होगा ऐसे, और N बराबर आया है 2 माइनस 1। ठीक है, ये D, ये भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, या छोटा सा मैं थोड़ा सा आपको हिंट यही से देता हूँ, अगर A2 बराबर 14 लिखा है तो इसका विस्तार आप डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, A प्लस 2 है तो 2 का मान -1, और ये D बराबर ये 14। अब ये हल करोगे ना तो A प्लस 2 में 1 घट गए तो 1 को नहीं लिख रहा हूँ, D का गुणा होगा तो ये D रहेगा बराबर ये 14। ठीक है, तो इस प्रकार से ना डायरेक्ट निकाला जाता है। मैं इस फार्मूले का यूज़ करके आपको इस स्थिति में ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। A2 मतलब पदों की संख्या है, दूसरा पद यानी N बराबर 2 और A2 बराबर दिया 14, या AN बराबर दिया 14। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं, ये 14 बराबर A, 2 में 1 घट गए तो 1 ही आएगा। ठीक है, D को डायरेक्ट उतार देता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 में 1 घट गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का D के साथ गुणा होगा तो D ही आएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। इसको हम A प्लस D बराबर 14 लिख लें, इसको पहला समीकरण मान लें। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद था ना, अब समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 दिया है, इसके लिए भी सेम टू सेम यही कंडीशन वाली निकालेंगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद में क्या है, तीसरा A3 बोलते हैं इसको। ठीक है, A3 बराबर दिया है 18। ठीक है, और N बराबर कितना होगा, तीसरा है तो 3, तीसरा पद, N का मतलब होता है पदों की संख्या। अब तब AN बराबर A प्लस N माइनस 1, और ये D, AN दिया 18, A3 मतलब AN दिया है। ठीक है, A3 मतलब पदों की संख्या होती है AN, या इसको अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है, ये 18 बराबर A नहीं दिया है, प्लस N 3 दिया है, -1, और ये D। अब देखो, अब अच्छे से समझ आएगा। A को लिख दिया, प्लस 3 में 1 घट गया तो 2 बचा। ठीक है, 2 क्या है, 2D बनाएगा, और चूंकि इन दोनों के साथ गुणा है, इन दोनों को हल किए तो 2 आ गए, तो D गुणा में आएगा, गुणा D लिख सकते हैं, यहाँ D ऐसे उतार सकते हैं। ठीक है, तो 1 को नहीं लिखा जाता, लेकिन 2 है तो लिखेंगे ना भाई। अब इसको ना 2D, थोड़ा सा समझना, गलती हो गया, बराबर ये 18, और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखो, दो चरों को क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। ये पहला रैखिक समीकरण, दूसरा रैखिक समीकरण, दो चरों का। देखो A और D, दो चर दिए। अब हम क्या है, रैखिक चर का कई विधियां हैं, जैसे आलेख विधि। यहाँ पे लिख दूं क्या, रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। 3 विधियां हैं। पहला विधि है आलेख विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन, इसको लेसन 2 में पढ़े हैं, और तीसरा विधि है
विलोपन विधि। ये क्या, तीनों विधियां हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए विधि कहते हैं इसको। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और विलोपन विधि में हल करने का तरीका ये है कि एक चर का गुणांक देखा जाता है। देखो, एक का गुणांक समान है, एक के साथ एक का गुणा है, यानी देखो d क्या है, यहाँ पे 1 है, इसके d के सामने गुणा में क्या है, 2 है, यानी गुणांक समान नहीं है, एक का गुणांक समान है। इसको अच्छे से सीखने के लिए लेसन 2 में चले जाइए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 के a का गुणांक समान एवं चिन्ह भी लेते हैं, ठीक है, चिन्ह भी समान है। एक का क्या है, गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो क्या करते हैं, चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, फटाक से घटाते हैं जी, टाइम जल्दी जल्दी होता है। घटाने का तरीका, चर के साथ और उस संख्या का संख्या के साथ। तो पहले इसको लेंगे, ठीक है, a प्लस d, घटा रहे तो घटाना, और चूंकि ये 2 पद में है तो ब्रैकेट, और ये a प्लस 2d। अब इन दोनों को पहले 14 को बराबर करके 14 और ये माइनस 18। देखो यहाँ पर भी वही निकलेगा जो मैंने शुरू में किया था ना, d बराबर 4, a बराबर 10, सेम टू सेम यहाँ पर भी निकलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हमने d तो निकाल लेंगे फटाक से, a के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे a2 से a3 से ऐसे निकालना, ठीक है। लेकिन अधिकतर विधियाँ ऐसे दी है तो हम इसको निकालते हैं, बुक में भी इसी तरह से विधियाँ दिया है a और d निकालने का। तो a प्लस d माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, a माइनस हो गया, माइनस और प्लस माइनस, ये 2d भी माइनस हो गया, 14 और ये 18 में गया तो 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन 18 बड़ी है तो -4, ये a माइनस a प्लस d, ये -2d बराबर -4। ए क्या हो गया, 0 हो गए, प्लस में है माइनस में, यहाँ 1d है, यहाँ पे 2d है, 2d में 1d चला गया तो 1d बचेगा, ठीक है। 1 को नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल d उतार रहा हूँ, चूँकि 2 क्या है, ऋणात्मक है तो ये ऋण बराबर -4। अब माइनस माइनस खत्म, समझो, हो जाता है, चूँकि बराबर में है ना और ऋणात्मक चिन्ह है तो d बराबर आया 4। अब देखो इसमें आया है ना, ये d बराबर 4 लिखे हैं। अब यहाँ से आप सोच सकते हो a की वैल्यू क्या निकालेंगे, d का मान क्या है, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी में रखो, a की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्या है, विलोपन विधि में से एक चर निकल गए तो दूसरे चर के लिए हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रख लेते सरल, किसी भी समीकरण में रखो, अगर एक्चुअल वैल्यू निकल आई तो किसी भी चर का। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब यहाँ से हम सोच सकते हैं, अब a का मान निकल आ गया। देखो d की क्या दिया है, पहला समीकरण ये, ठीक है, a दिया है, मैंने a लिख लिया, प्लस d का मान कितना निकाले, 4, ये देखो 4, ये तो मैं d का मान रखता हूँ 4, और ये बराबर में दिया 14। अब ये +4 है, ये भी संख्या है तो संख्या की ओर, a को लिखे स्वतंत्र, 14 - 4, यहाँ पे देखो a बराबर आया 14 में 4 घट गए तो बचेगा 10। अब देखो a को निकालना कितना आसान है, ठीक है। यहाँ पर भी d का वैल्यू 4, a का वैल्यू 10 आया है, ठीक है। 2 विधियाँ यूज कर सकते हो या गणित सीखने के लिए। अब हमारे पास
प्रश्न में पूछा क्या गया है, एसेन 51 पदों का। अतः 51 पदों का योग लिखता हूं, ठीक है। अतः 51 पदों का योग, पदों 51 पद दिया तो यहाँ पे एन बराबर दिया है 51, योग करनी है यानी एस एन बराबर ज्ञात करनी है। और हमें ए की वैल्यू दिया है 10 और हमने डी का वैल्यू निकाले हैं 4। अब देखो चारों पात्र हैं और एक पात्र नहीं दिया है, 3 पात्र दिए हैं। अब ये डी वाला है ना, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बड़ा वाला। क्यों करेंगे दिखाता हूं। देखो इसमें ए और एल है, अब डी दिया है ना, तो डी वाले फार्मूला ये है, ठीक है पहला। तो अब सोचना नहीं है कि अब इसे ही हल करना है, ठीक है। तो सूत्र लिखता हूं मैं, एस एन ज्ञात करने के लिए डी वाला फार्मूला, सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी बड़े वाले सूत्र में दिया है, ठीक है डी। अब निकालते हैं और एस एन ज्ञात करनी है। एस एन मतलब समांतर श्रेणी का योग, बराबर एन 51 बटा ये 2 है और दो ए बराबर दिया 10 और प्लस एन बराबर दिया 51, ये 51 है माइनस 1 और डी बराबर दिया 4, ठीक है। एस एन बराबर 51 बटा 2, क्योंकि 51 को 51 बटा 2 इसे लिखें क्योंकि 51 2 से भाग तो चला जाएगा लेकिन भिन्न या भिन्न में तो है ही, दशमलव में चला जाएगा। 2 दहाम 20 प्लस 51 में 1 घट गई तो 50 और ये 4 इसके साथ गुणा में तो गुणा में 4, ठीक। अब बड़ा आसान है ये। एस एन बराबर 51 बटा 2 और छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये 20 प्लस 4 5 चौक 20, ये शून्य को उतार दिए। अब ये क्या है, एस एन बराबर 51 बटा 2 और 200 में 20 जुड़ गए तो 220 है, ठीक है, गुणा में 220। अब इस कंडीशन में कैसे हल करते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर कुछ अलग कार्य करेंगे। इस स्थिति में अंश के साथ इसका गुणा होगा या हर के साथ भाग होगा। तो 2 के पहाड़े में 220 तो आता है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2 एकम यानी 110, ठीक है। एस एन बराबर 51 गुणा में 2 एकम 2 2 एकम 2 उस 0 का 0, ये ठीक। अब एस एन बराबर आएगा, देखो 0 को लास्ट टाइम लगा देंगे, इस पूरे संख्या से भाग कराते हैं एक साथ। 11 एकम 11 हासिल आई 1, 11 पंचे 55, 55 1 56, 6 5 6, 0 को लगा देते हैं पीछे में और यही हमारा आंसर है। एस एन का एक्चुअल वैल्यू दिया है और इसमें पूछा भी गया था 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। 2 कंडीशन हमेशा दिए रहेंगे, पहचानने का प्रश्न, पहचानने का तरीका, ठीक है। हमेशा 2 पद दिए रहेंगे, 2 कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन है समझो तो 2 समीकरण बनेंगे। वहाँ ऐसे ही बताता था 2 पात्र यानी ए और डी, 2 कंडीशन, ठीक है। पहले कंडीशन से पहला समीकरण, दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण, और फिर इन तीनों विधि से आप जो भी विधि चूज करके हल कर सकते हो। सबसे सरल प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है।
और अक्सर अभी जो जितने भी हल होते हैं ना एग्जाम्पल में, तो विलोपन विधि से होते हैं। और जब वो निकलता है क्या कहते हैं, एक और समीकरण बनता है ना द्विघात समीकरण, उसमें भी 3 पद बताए थे, लेकिन उसमें सर्वाधिक उपयोग गुणनखंडन विधि से हल करके हल किया गया है। ठीक है, तो अब विलोपन विधि और गुणनखंड विधि तो अच्छे से याद कर लो, और कौन कौन से समीकरण को हल किया जाता है ये भी याद कर लो। यहाँ पे हमने क्या रैखिक समीकरण, ये क्या है, रैखिक समीकरण 2 चरों का। ठीक है, ये एक पहला है और ये यहाँ पे ये दूसरा है। ठीक है, 2 चरों का दो रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और दे देता हूँ मैं, या यूँ कहूँ कि चरों को कैसे हल किया जाता है। पहला रैखिक समीकरण बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, रैखिक समीकरण को लेसन 2 में अच्छे सिखाए हैं, और द्विघात समीकरण को हल करना, इसका भी दोनों का 3 विधियां हैं, लेकिन द्विघात समीकरण का एक विधि क्या फार्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। रैखिक समीकरण में x या y कोई भी हो सकता है। ठीक है, बराबर करके इधर कोई भी संख्या दिया रहता है, x और y बराबर कोई भी इधर संख्या लिखा होता है, ये रैखिक समीकरण है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है, x स्क्वायर x प्लस यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा होता है, इधर बराबर 0 होता है, हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ संख्या भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे c लिख दो, c का मतलब संख्या रहेगा। तो फॉर्मेट को याद रख लो, तीनों क्या है, ये रैखिक समीकरण है, और ये द्विघात समीकरण। देखो एक चर में अधिकतम 2 घात। तो अभी तक के मैंने बुक में देखा है जितने भी क्या है चर वाला जो कंडीशन है, वो इन्हीं दोनों 2 कंडीशन में फुट होते हैं। ये पहला रैखिक समीकरण और ये दूसरा। और जब इसको द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, लेसन 3 है, और रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, लेसन 2 है। ठीक है, और इसका तो इस विधि दिया है, और उसका भी 3 विधि बता चुका हूँ इसी लेसन में। तो ठीक है, आज कितना 8 क्वेश्चन हल किए, और कल से ना कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जैसे दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से अब ज़्यादा आएंगे, सिद्ध कीजिए वाला। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।